बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का हमारा ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 9। इसमें बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के हवाले से। न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया 1869 में। एक स्विस फिजिशियन था, फ्रेडरिक मेस्टर। इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया 1869 में। दरअसल इन्होंने आइसोलेट किया था एक न्यू कंपाउंड। कहाँ से? जो हमारी बॉडी में जो पस सेल्स होते हैं, मीन WBCs, उसके न्यूक्लियाई से। और उसने कहा कि ये कंपाउंड जो है ये ना तो प्रोटीन है, ना लिपिड है, ना कार्बोहाइड्रेट है। एक नोवल, एक स्पेशल टाइप जो है, एक अलग सी एक टाइप है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की। इसने इसको नाम दिया न्यूक्लियन का, क्योंकि ये जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था। इसकी लोकेशन जो है वो न्यूक्लियस में थी, फिर इसको न्यूक्लियन का नाम दिया। और उसके बाद 1920 में इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर और केमिकल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियन का, इसको डिटरमाइन किया गया और इसको दोबारा से रीनेम, मतलब दोबारा से नाम दिया इसका न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसकी कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज, कुछ इसकी एसिडिक नेचर थी। और न्यूक्लिक एसिड को हम एसिडिक स्पेस पे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है, यानी कि फॉस्फेरिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है। और ये थे हमारे पास साइंटिस्ट, फिजिशियन फ्रेडरिक मेस्टर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो न्यूक्लिक एसिड को रिपोर्ट किया था। ये आप उनकी इमेज देख सकते हैं, इस स्लाइड में मौजूद है। जी बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेटा दो तरह की होती है। एक DNA यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और एक RNA, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। बोथ जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये लीनियर होते हैं, अनब्रांच पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स मीन मैनी यूनिट्स अटैच होते हैं। और अगर सिंगल यूनिट की बात करें न्यूक्लिक एसिड का, वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, यानी कि एक मोनोमर जो है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। बहुत सारे मोनोमर बनेंगे तो वो पॉलीमर कहलाएगा। ठीक है बेटा, DNA मोस्टली आपको डबल स्टैंडर्ड नजर आएगा, RNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड नजर आएगा। अब कंपोजिशन की बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन क्या है बेटा। न्यूक्लियोटाइड दरअसल जो DNA के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हम इनको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं, जबकि जो RNA के न्यूक्लियोटाइड्स हैं हम इनको न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं। दरअसल ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं: पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर, जिनको हम बेसिस का नाम देते हैं। तीन चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है, यानी कि एक पेंटोज शुगर जो कि राइबोज होगा, फॉस्फेट ग्रुप यानी कि फॉस्फेरिक एसिड, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर जो है, जिसको हम बेसिस का नाम देते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो पेंटोज शुगर जो है बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड्स में ये डीऑक्सीराइबोज होती है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में ये राइबोज होगी। राइबोज ये 5 कार्बन पेंटोज शुगर है बेटा। ठीक है, 5 कार्बन। फॉस्फोरिक एसिड कॉमन कंपोनेंट है बेटा बहुत न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी कि RNA में भी और DNA में भी, जो एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है वो प्रोवाइड करता है DNA एंड RNA। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि जी DNA और RNA पे कौन सा चार्ज होता है। मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया था, जब हम लोग, आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोफोरेसिस के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त मैंने जिक्र किया था। तो DNA और RNA पे दरअसल बेटा नेगेटिव चार्ज होता है, और उनका नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है? ये फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। जी बेटा, स्ट्रक्चर में आप लोगों को मैं बताता चलूँ। सबसे पहले डीऑक्सीराइबोज, यानी कि DNA में जो है वो राइबोज डीऑक्सी की फॉर्म में होती है। तो आप देख सकते हैं डीऑक्सीराइबोज में जो राइबोज का सेकंड कार्बन है, उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद था वहाँ पे, या होना चाहिए था वहाँ में, ऑक्सीजन गायब है, जस्ट हाइड्रोजन मौजूद है। तो डीऑक्सीराइबोज ये DNA में होती है।
जबकि आरएनए में राइबोस शुगर होती है। अब इसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर मौजूद है, सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सल कंप्लीट मौजूद है। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप है बेटा, ये एक फॉस्फेट है, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, यानी कि मोनो, डाई, ट्राई एंड सो ऑन, मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो मैक्सिमम 3, मिनिमम 1। जी बेटा, अब आ जाते हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर है, जिनको हम बेसिस का नाम दे रहे हैं, उनकी तरफ आते हैं। सो ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ भी है कि जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है, अनपेयर शेयरिंग नाइट्रोजन एटम्स पे, सो ये क्या करते हैं, उनको प्रोटॉन चाहिए होता है ताकि कंप्लीट कर सकें। सो मेजर क्लासेस जो है नाइट्रोजन बेसिस की वो दो हैं। सिंगल रिंग को हम पायरिमिडाइन का नाम देते हैं, और जो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या उनको हम प्यूरिन्स का नाम देते हैं। सो पायरिमिडाइंस की अगर हम बात करें बेटा, ये 3 होती हैं, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। तो थायमीन जो है बेटा ये डीएनए में होती है, जबकि यूरेसिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में देखी जाती है। यानी कि अगर हम बात करें तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा, थायमीन होगा, जबकि अगर हम बात करेंगे आरएनए में तो आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल मौजूद होगा। सो प्यूरीन की बात करें तो इनकी दो टाइप्स हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर है ये, इसमें एडेनिन आ जाता है और गुआनिन आ जाता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, इनको याद करना है आप लोगों ने, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, शॉर्ट में भी आ जाते हैं। प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सो ऊपर उन्होंने आपके सामने जो है पायरिमिडाइन के दिए हुए हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, साइटोसिन, थायामीन, यूरेसिल, और नीचे नीचे आपको प्यूराइंस जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं वो दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं गुआनिन है और एक एडेनिन है। जी बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, या कंपेयर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। सो इसमें उन्होंने बताया है कि जब न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो रही होती है और नाइट्रोजन बेस, पहले सबसे पहले भी नाइट्रोजन बेस जो है ये लिंक करता है पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ, तो इस लिंक करने के बाद वो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा वो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। यानी कि दो चीजें हैं न्यूक्लियोसाइड में, दो चीजें, एक नाइट्रोजन बेस है, एक पेंटोज शुगर, दो चीजें जब ये आपस में लिंक करेंगी कार्बन 1 पे, किसके, पेंटोज शुगर के, तो ये कॉम्बिनेशन जो है बेटा ये न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। और इसी स्ट्रक्चर के साथ अगर फॉस्फोरिक एसिड जो है वो लिंक कर जाता है पेंटोज शुगर के 5th कार्बन के साथ, यानी कि न्यूक्लियोसाइड जो था हमारे पास उसके उसमें पेंटोज शुगर के 5th कार्बन के साथ अगर हम फॉस्फोरिक एसिड को लगा देते हैं तो वो हमारे पास क्या बना देगा, वो न्यूक्लियोटाइड बना देगा। सो न्यूक्लियोटाइड में अगर एक फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है तो हम उनको न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट का नाम देंगे। अगर दो फॉस्फोरिक एसिड हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट कहलाएगा, और अगर 3 फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है हम उनको न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का नाम देंगे। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो बेटा ये फॉर्मेशन ऑफ डीएनए और आरएनए में हेल्प करते हैं, और इसमें 3 फॉस्फेट मौजूद होते हैं, बट जब ये पॉलीमर चेन बनाते हैं तो इसमें दो जो टर्मिनल फॉस्फेट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, एक फॉस्फेट रहता है। जी बेटा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं एक तरफ से हमारे पास बेस मौजूद है, ये राइबोस शुगर है, बेस का लिंक कार्बन 1 के साथ है और फॉस्फेट ग्रुप का लिंक कार्बन 5 के साथ है। बेस प्लस शुगर ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ठीक है। अब एक फॉस्फोरस होगा तो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, दो होंगे तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, और अगर 3 होंगे तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। जी बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड जो है आरएनए के और डीएनए के हवाले से बताया हुआ है, उनका कंपैरिजन भी दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ से आपको नाइट्रोजन बेसिस नजर आएंगी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायामीन, और
आरएनए में अगर बात करें तो आरएनए में राइबोन्यूक्लियोसाइड यानी कि राइबोस प्लस बेस, 5 कार्बन शुगर प्लस बेस, तो ये फिर इनको हम नाम देंगे। अगर एडेनिन है तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, सिटिडाइन, यूरेडाइन, ठीक है। और अगर इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो बेटा फिर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर एक है दो है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर तीन है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह बाकी भी हम लोग नाम देते हैं उनको। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए में बेटा अगर डीऑक्सीराइबोज हो यानी कि 5 कार्बन शुगर और कार्बन 2 पे जो है हाइड्रोक्सल की जगह जस्ट हाइड्रोजन मौजूद हो, तो इसका बेस के साथ जब लिंक बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, हम इनको फिर डी डी एडिनोसाइन, डी मतलब डीऑक्सी, ठीक है, डी एडिनोसाइन, डी गुआनोसाइन, डी सिटिडाइन एंड डी थायामाइन। अब यहाँ पे यूरेडाइन नहीं है क्योंकि डीएनए में मैंने बताया थायामीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। सो अगर इसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, यानी कि तीनों चीजें मौजूद होंगी, डीऑक्सीराइबोज है, बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो फिर हम इनको डीएएमपी, डीएडीपी, डीएटीपी मतलब डीऑक्सीराइबो, इसको हम फिर डीऑक्सीराइबो, इसको हम नाम देंगे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये फिर हम उनको डिफरेंट नाम देंगे। ये एक टेबल है, कंपैरिजन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये चेन बनाते हैं। हमने अभी मैंने बताया ना कि न्यूक्लियोटाइड दरअसल एक यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है, तो साफ ज़ाहिर है ये यूनिट मिलेंगे तो एक पॉलीमर बनाएंगे, पॉलीमर बनेगा तो हमारे पास डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन यानी कि चेन कैसे बनती है, किस तरह से ये एडजस्ट होते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। तो बेटा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स में जब हमने बात की थी तो हमने कहा था मोनोमर्स अटैच होते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तो वो चेन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, बट यहाँ पे सिर्फ वाटर रिलीज नहीं होता, बट वाटर के साथ साथ पायरोफॉस्फेट यानी कि दो फॉस्फेट ग्रुप भी जो कि जिनका आपस में लिंक होते हैं, बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो भी रिलीज होते हैं। और जब हम पायरोफॉस्फेट को तोड़ते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं वाटर को ऐड करके, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हमारे पास फ्री एनर्जी, मैक्सिमम फ्री एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जिस एनर्जी को हम यूटिलाइज करके ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जो है इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह जो बेटा न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये लिंक करते हैं बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, और यानी कि इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग बनती है, जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ा था, फिर हमने प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज, लिपिड्स में हमने ईस्टर लिंकेज। सो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में हम जो लिंकेज पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स जो आपस में जुड़ते हैं उनके दरमियान जो लिंकेज डेवलप होता है, दिस वन इज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो इस तरह जो है बेटा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं और एक चेन हमारे पास बनती है। अब न्यूक्लियोटाइड ऐड किस तरह से होते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बेटा इनका एक तरफ से फ्री 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप होता है, यानी कि ये 5 प्राइम का मतलब जो हमारे पास राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर का 5 प्राइम यानी कि 5 कार्बन जो है वो जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड है वो एंड, और 3 प्राइम जहाँ पे उसने मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, कार्बन 3 पेंटोज शुगर की मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड के अंदर। सो जो 5 चेन जो मूव करती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि एडिशन जितने भी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स की होगी वो 3 प्राइम से होगी। ये बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अगर गौर करें तो यहाँ आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्रोइंग चेन है एक कंप्लीट, ठीक है। न्यू न्यूक्लियोटाइड में ऐड होना है, न्यू न्यूक्लियोटाइड नीचे मौजूद है प्रीकसर, ठीक है। अब ये जब ऐड होगा तो ऐड होते ही क्या होगा, ये इसके 3 प्राइम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पेंटोज शुगर के, इसके साथ ऐड होगा, ऐड होते ही दो फॉस्फेट निकल जाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये हमारे पास कंप्लीट एक पॉलीमर एक चेन आ जाएगी 3 न्यूक्लियोटाइड की। ये आप स्ट्रक्चर में बेटा देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक है आज का आखिरी टॉपिक जो है बेटा ये है
केमिकल नेचर ऑफ एटीपी एंड एनएडी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि राइट डाउन द केमिकल नेचर ऑफ एटीपी या एनएडी। सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एटीपी क्या होता है। एटीपी स्टैंड फॉर बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है, इसमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब बेटा एक न्यूक्लियोटाइड। इसके 3 पार्ट्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से। इसमें एडेनिन आ जाता है जो कि नाइट्रोजस बेस है, राइबोज आ जाता है जो कि 5 कार्बन शुगर है, और इसके साथ साथ 3 फॉस्फेट आ जाते हैं। जी बेटा, इनको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के नाम पे जाना जाता है, और ये बनते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से, खास तौर पे जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उस दौरान। और ज्यादातर जो एटीपी हैं सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा था पावर हाउस ऑफ द सेल। जी बेटा, उसके बाद दूसरे नंबर पे है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि एनएडी। एनएडी स्टैंड फॉर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें बेटा 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें बेस निकोटिनामाइड होती है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है, जबकि दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें एडेनिन मौजूद होती है। इसमें दोनों जो न्यूक्लियोटाइड हैं आपस में लिंक होते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए से। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, सो ये डाई न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और एनएडी जो है बेटा ये कोएंजाइम है, और ये डिहाइड्रोजिनेज के तौर पे वर्क करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसकी जो रिड्यूस फॉर्म है NADH प्लस H, NADH2 और NAD जो है बेटा, इसके बारे में आपको बताता चलो बेटा, ये 3 ATPs के बराबर होता है। ये जो NAD है ये 3 ATP के बराबर होता है। ये भी रिस्पायरेशन के दौरान ये बनता है। और डिफरेंट यानी कि क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ठीक है, ये वो आगे जाके हम जब फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इनकी डिटेल आ जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारे पास एटीपी का स्ट्रक्चर है। एटीपी के स्ट्रक्चर में देखें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड आपको नजर आ रहे हैं, एक राइबोज शुगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ दिस वन इज एडेनाइन, ये नाइट्रोजस बेस है, ये एटीपी। दिस वन इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास है, ये भी आप देख सकते हैं NAD का। तो ये नीचे कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें जो हमारे पास नाइट्रोजस बेस है वो एडेनिन है, जबकि जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है इसमें जो हमारे पास नाइट्रोजस बेस है ये हमारे पास निकोटिनामाइड है, ठीक है। ये दिस वन इज सो 2 न्यूक्लियोटाइड, बाकी चीजें सेम है। फास्फोरस ग्रुप भी वही है, यहाँ पे भी वही, राइबोज शुगर भी वही, बट डिफरेंस यहाँ पे है 2 न्यूक्लियोटाइड, बट डिफरेंस यहाँ पे एडेनिन और यहाँ पे निकोटिनामाइड। ये इनकी कन्वर्जन होती है, रिडक्शन ऑफ NAD, यानी कि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है और फिर दोबारा ये आपस में ये इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल जो है हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।